नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग लेके आए हैं फिज़िक्स का चैप्टर 3 और साइंस का चैप्टर 11, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आप कह सकते हैं कि आसान ही चैप्टर है। लगभग मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी है ना। तो अपने को मोटा मोटी 10th में इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन वगैरह ही पढ़ने का है। ठीक है, और ऐसा कुछ खास अपने को करने का नहीं। तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ कि हाँ यहाँ पे लिखा क्या है। आप इस पूरे बुक की एक बार अच्छे से रीडिंग ज़रूर लगा लें, इसके बाद आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात बताई गई है, अपन यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहली बात बताई गई है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है कि आपको पता होगा कि आ, अपने अपने केमिस्ट्री में जा पढ़ा होगा कि आप जैसे कोई एक एटम है, ठीक है, उसके इधर न्यूक्लियर के अंदर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको जब डीपली स्टडी किया गया तो अपने को डीपली स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतना पता है इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी। जैसे कि प्रॉपर्टी यू कैन से कि जैसे इलेक्ट्रॉन, तो प्रॉपर्टी यू कैन से जैसे कि लाइट नहीं, लाइट तो एक एनर्जी, मतलब हाँ आप कह सकते हैं फोटोन की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट एमिट करता है। यही एक तरीके की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टी आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो चलेगा, स्टिल है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, है ना। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन वहीं पे खड़ा है बस, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन जब ये चलना शुरू करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, समझ गए। अब आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें इस पैराग्राफ में आपको समझनी ज़रूरी है कि एक कंटिन्यूस मतलब ऐसे चलते रहने का, और एक क्लोज मतलब ऐसे बंद फिगर को, ऐसे बंद फिगर में, है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। अब कैसे चलते हैं वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। अब जैसे कि बात होगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर एक प्रॉपर्टी है ना, तो आ, वो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होगा। तो अपन ने को क्या समझना है कि एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और हम लोग के पास सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, Q इज इक्वल्स टू NE। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन का फार्मूला। ठीक है,
क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू मतलब होता है चार्ज। यही चार्ज हम लोग को आगे तक काम आएगा। ई जो होता है ये कांस्टेंट है। कितना वैल्यू होता है इसका, तो इसका वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ। ये से लिखना है। इसका वैल्यू आपको बता देता हूँ। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इतना इसका एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट होता है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि आप इसमें जितना भी नंबर डालिएगा उसके हिसाब से आपका क्यू निकल के आएगा। क्यू मतलब होता है चार्ज। ये क्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक काम आएगा। सवाल यहाँ ये है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्जेस होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे हालांकि आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी है। एक इलेक्ट्रॉन में कांस्टेंट चार्ज होता है इतना, और एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जुड़ेगा क्यू इज इक्वल्स टू एन, में जब ये एन का वैल्यू 1 डालेंगे आप, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्जेस आएगा 6 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये कैसे आया आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। खास आना इसकी ज़रूरत है नहीं आपको वेरीफाई करने की, ठीक है। अब ये तो अपना चार्ज का आ गया कि हाँ इतना चार्ज है, ठीक है, ठीक है, ये अपना चार्ज में आ गया। अब अपने पास क्या है कि हम लोग को चार्ज जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज से हम लोग निकाल सकते हैं करंट। करंट जो होता है वो होता है कि मतलब करंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक एक वायर ले लीजिए आप, ठीक है, एक सेकंड। एक वायर ले लीजिए आप, ठीक है, इसका ये एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शंस में, इस एरिया में कितना चार्ज कितना टाइम से निकला, इसको बोलते हैं करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इन अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं करंट। करंट का सिंबल होता है आई। आई से करंट को डिनोट किया जाता है। करंट का हम लोग को इस बुक के हिसाब से ये एक फार्मूला दिया गया, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक फार्मूला दिया गया, ये फार्मूला आपको दिया गया है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। करंट का फार्मूला है ये, ठीक है। करंट का फार्मूला है ये, क्या कहता है करंट का फार्मूला कि आई मतलब करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, मतलब कितना चार्ज कितना सेकेंड में निकला। चार्ज का फार्मूला क्या है, चार्ज का फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एन ई, ओके। ओके, अब यहाँ से फिर से थोड़ा फिजिक्स की बात आ गई है। होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको मैंने क्या बताया कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, सो इस डायग्राम में अब मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं,
ठीक है, ये इतना आपको पता होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जब नेगेटिव चार्ज के होते हैं तो होता क्या है कि ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं, मतलब ये रिपेल होकर इस तरफ जाते हैं। ठीक है, ये एम मीटर, ये वोल्ट, एम मीटर का कहानी आप छोड़ दीजिए, ये स्विच है अभी, तो ये इस तरफ जाते हैं। ठीक है, ये बल्ब में गए, यहाँ पे जो भी काम था इसका वो किया, क्या काम है अभी वो भी समझेंगे, और ये ऐसे ऐसे गए। ठीक है, और ये वापस से आपको यहाँ से आके ये पॉजिटिव टर्मिनल में चले गए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोलता है फिजिशियंस कि अभी तक जितना काम हुआ, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी ने नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन्स घूमे पूरे सर्किट में। ठीक है, और यहाँ एक खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं ना, तो वो निकलने से पहले पाथ को चेक करते हैं कि वो क्लोज्ड पाथ है कि नहीं है। अगर वो क्लोज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ही नहीं होंगे। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आपको अभी नहीं जानना, ये आपको 12th में जानना है, तो इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, तो हाँ, कांदा क्लोज पाथ में चल रहे हैं, पूरी इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम लिया, वापस आया पॉजिटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट कर लेता है। इस पूरी कहानी में ऐसा माना जाता है कि बैटरी ने कुछ अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है, बैटरी का वर्क डन कितना है, 0। ठीक है, अब यहाँ से बैटरी को माना जाता है कि यहाँ के बाद से बैटरी अब काम करना शुरू करेगी। बैटरी अब यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या करती है कि बैटरी अब इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर वापस से धकेलती है। ये कैसे धकेलती है, तो यहाँ पे होता है केमिस्ट्री, ये भी आपको 12th में जानना है। यहाँ पे होता है केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री क्या होता है कि आपको पता है बैटरी के अंदर होता है केमिकल एनर्जी। तो होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से केमिकल इलेक्ट्रॉन आया, उसको उस केमिकल से रिएक्ट करवाया जाता है। उस रिएक्शन के बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल को दे दिया जाता है। फिर वही रिपेल करेगा, घूमेगा, फिर आएगा, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। मगर इलेक्ट्रिसिटी की बात जब आती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे घूमता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की उल्टा दिशा में घूमता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट असल में घूमता ही नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ ही चलता है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है ना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट। तो वो कैसे घूम सकता है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ घूमता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी जा रही थी तो जिसने भी इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी उसने क्या किया कि उसने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी उसको लगा कि इलेक्ट्रिसिटी, उसने माइथोलॉजिकल तरीके से सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी अगर भगवान ने दिया है तो बुरा चीज़ हो नहीं सकता। तो उसने उसको ड्रॉ ऐसे किया कि वो पॉजिटिव तरफ से निकलती है और नेगेटिव तरफ में जाती है। देखिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। ठीक है, तो ऐसा अब अभी तक ये माना जाता है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो आपको भी यही बताना है कि हाँ, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कहानी नहीं सुनानी, ये समझने की बात है बस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है उसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है। ठीक है, ए से इसको डिनोट किया जाता है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है इसमें, इसको मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा। आप कहानी आप सुनते रहिए ध्यान से।
होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा, किसी ने बुलाया होगा, किसी ने भेजा होगा, तो वो क्या कारण है, क्या कारण है। तो यहाँ पे किसी ने बुलाया तो बैटरी ने बुलाया, ठीक है, किसने भेजा तो बैटरी ने भेजा, है ना, सारी कहानी बैटरी की है। तो बैटरी जो होता है, बैटरी जो होता है, इसी को, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही फ्लो करना शुरू करते हैं। अब मैंने बताया आपको यहाँ पे कि बैटरी, यहाँ तक मैं जब घूम रहा था पूरा कहानी, तब वहाँ तक मैं बैटरी ज़रा सा भी काम नहीं की, ठीक है, यहाँ तक मैं बैटरी बिल्कुल भी काम नहीं की। मगर इस अंदर ही अंदर में एक नया इलेक्ट्रॉन निकाल देने में इसमें बैटरी ज़रूर काम की। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैंने बोला कि यहाँ पे हुआ है असली वर्क डन, बाकी इस पूरे सर्किट में बैटरी ने कहीं भी काम नहीं किया। तो वही बैटरी जो है मेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट को वी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, V इज इक्वल्स टू क्यू, W/Q। और एक वोल्ट का मतलब होता है एक, अब जैसे वर्क डन आपने 9th में पढ़ा होगा, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, क्योंकि जूल्स ने ढूंढा था, तो ऐसा यूनिट जूल्स होता है। तो 1 जूल्स/1 कूलम, अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, 1 V, ठीक है। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स हैं, इसको अपन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं लगे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि अपने पास 2 कूलम का चार्ज है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो कितना वर्क डन हुआ। तो आपको क्या करना है, 12 इज इक्वल्स टू J/C, यही फार्मूला डालना है। 2 तो कितना हो जाएगा, 24 कूलम हो जाएगा आपका आंसर, 24 कूलम आपका आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है सर्किट डायग्राम। अब इसका क्या मतलब होता है, फिजिक्स में हर चीज़ आप ऐसे हाथ से ड्राइंग करके नहीं बना सकते। अगर आपको प्रॉपर, मान लीजिए बल्ब बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बल्ब बना रहे हैं एकदम मस्त लगे पर हैं 1 घंटा तक, नहीं, वैसे नहीं करना है। अपने पास कुछ कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उनका यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल दिखाना है तो ये खास आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक बैटरी का ज़रूरत पड़ सकता है। स्विच ऑन ऑफ, इसको ऐसे दिखाते हैं। जॉइंट से दिखाते हैं, जैसे एक लाइन एक ऐसे कट कर दिया। ये क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर 2 तार है, उसको बिना जॉइन करे आपने बस एक के ऊपर एक रख दिया है, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। बल्ब को ऐसे तो कोई नहीं दिखाता, ऐसे ही जनरली लोग दिखाते हैं। फिर एक रेजिस्टेंस, मतलब कोई अप्लाइंसेस को ऐसे दिखाया जाता है। एक होता है रियोस्टैट, इसके बारे में अगर लिखा हो तो मैं आपको बता दूंगा। रियोस्टैट को इस तरीके से दिखाया जाता है। एमीटर इलेक्ट्रिसिटी करंट को नापने में काम आता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज के नापने में काम आता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका अगला टॉपिक, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को ओम्स ने ढूंढा था ऑब्वियसली, ठीक है। तो ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ सिंपली कहता है कि आप ऐसा, ओम्स लॉ सिंपल क्या कहता है कि यहाँ डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको। ओम्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे आप, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 वोल्ट लगाया, 2 वोल्ट लगाया पहले, और फिर करंट को पास किया, तो करंट जो है ना वोल्टेज के हिसाब से बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये कहता है ओम्स लॉ।
जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आप एक यूनिफॉर्मली वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि करंट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको एक लाइन दिखाया गया है, बताया गया है कि हाँ किस तरीके से बढ़ता है। तो आपको दिखेगा कि जब 0.4 वोल्ट की बैटरी थी तो अपना करंट कितना आया, 0.1 एम्पीरियर। अब 0.8 वोल्ट की बैटरी पे अपना करंट कितना आया, 0.2 एम्पीरियर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चल जाएंगे, करंट भी उसी के साथ बढ़ता है। मतलब ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये कहता है ओम्स लॉ। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अब V अगर हम लोग को इक्वल टू लगाना है तो I के साथ कुछ कांस्टेंट लगाना होगा मैथ, तो इसके साथ R लगा दें, तो V इज इक्वल टू आई आर। इसमें V है वोल्टेज, I है करंट और R है रेजिस्टेंस। ठीक है, R है रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ की SI यूनिट होती है ओमेगा। ठीक है, जिसको इस तरीके से डाला जाता है, नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट सॉरी, फिर से बना तो ऐसे 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 करके आप डाल सकते हैं। अच्छे से डालना है तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको इमेज, आप इसके हिसाब से भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आपको देखिए, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस समझ लिया कि V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें R है रेजिस्टेंस। मतलब जब भी एक वोल्टेज से करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसका उस पर एक रेजिस्टेंस भी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि रेजिस्टेंस जो है R, सो V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम लोग लिखें तो इस R का एक कांस्टेंट है, ये R एक कांस्टेंट है, लेकिन हर समय रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि जैसे आप एक जगह लिखिए V इज इक्वल टू आई आर, ये जो R है ये कांस्टेंट है, लेकिन हर अप्लायंसेस के लिए R कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब ये चेंज होता रहता है, उसके शेप साइज वगैरह वगैरह किस किस फैक्टर में चेंज होता है अभी हम लोग वो देखेंगे। आप इतना समझिए कि V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ का R कांस्टेंट है, लेकिन अप्लायंसेस का R कांस्टेंट नहीं है ना। अब हम लोग आगे आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस। तो इसमें मैं आपको, अपने पास मात्र 4 फैक्टर है। पहला फैक्टर है, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ना एक सिंगल पैड में ले लेते हैं। तो पहला फैक्टर है आपके पास, पहला फैक्टर है आपको लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर मतलब अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, अगला अपने पास दूसरा नंबर में है अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया, ये अगर एक वायर है तो इस दूर को एक क्रॉस सेक्शन बोला जाएगा। अगर आप इस एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप
रेजिस्टेंस इस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझिए, ये बात होती है। अब अपने पास तीसरा होता है अपने पास मटीरियल कैसा है। मटीरियल कैसा है, ठीक है। हर एक मटेरियल का, ठीक है, हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक सिंबल होता है ऐसा, इसको बोलते हैं रो, RHO। ठीक है, ये होता है रेजिस्टिविटी का सिंबल। हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रो के। ठीक है, इस पेज को मैं सबसे एंड में अटैच कर देता हूँ। ठीक है, और एक लास्ट बचा है अपने पास, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ होता है अपने पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में भी आपको 10th में कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लीजिए कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, अब इन चारों को मिलाकर, इन चारों को अगर हम लोग मिला दें, है ना, इन चारों को मिला दें, कौन से चारों, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। टेम्परेचर हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे। इन तीनों को मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक फार्मूला मिलता है R, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। पहले हम लोग इन दोनों को मिलाया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अपने को हटाने का है, तो अपन इसकी जगह क्या लगाएंगे, कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, है ना। तो कांस्टेंट अपना रहेगा R इज इक्वल टू रो L/A। ये हम लोग का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है। तो रेजिस्टेंस कितना है, इससे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाता है। समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप ऐसा रुकने का नहीं है, आप कमेंट में एक बार डाल दीजिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर कैटर करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो कमेंट खाली है, आप आराम से अपना डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे हर एक ज़रूरी मटेरियल का रजिस्टिविटी मतलब रो दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अगर रो समझ में ना आ रहा हो तो ये देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं या फिर इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। कंडक्टर की रजिस्टिविटी आप देख सकते हैं कि बहुत माइनस में भी होती है, लेकिन इंसुलेटर्स की नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव में होती है, मतलब वेरी हाई होती है। ठीक है, अच्छा, अब आपको सर्किट के बारे में पढ़ना है ना। अब आपको सर्किट के बारे में पढ़ना है कि एक सर्किट कैसे तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपने पास कुल मिला के 3 टाइप के सर्किट होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के सर्किट होते हैं। एक होता है सीरीज सर्किट,
एक होता है पैरेलल सर्किट, एक होता है मिक्स्ड सर्किट। मिक्स्ड इसमें आपको लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन मिक्स से भी आते हैं। ठीक है, सीरीज सर्किट में क्या है, यहाँ मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। करंट यहाँ से जा रहा है। जब भी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह, वो भी अगर आप एक ही तार में जोड़ दें, जैसे सिंगल ये तार जा रही थी, इसको आपने सिंगल तार में जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि तो आप एक ही बार में जब सब कुछ जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका जो करंट जो सर्किट बनेगा, इसी सर्किट को बोलते हैं सीरीज सर्किट, जिसमें हर अप्लायंसेस एक ही सीरीज में जुड़ा हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सीरीज सर्किट में अब एक बार इसका पिक्चर देख लीजिए आराम से, कि ये एक अप्लायंसेस है R1, ये एक दूसरा अप्लायंसेस है R2, एक तीसरा अप्लायंसेस है R3, ये X और Y के बीच में एक ही साथ एक ही तार पर जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। इसको मैं मिटा भी देता हूँ, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। इसमें करंट जो है I, ये सेम होता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें जो वोल्टेज है V, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। वोल्टेज जो है V, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अब इससे हम लोग के पास एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, सो मैं आपको ब्लैंक पेज में करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला है ये सीरीज सर्किट का, ठीक है, सीरीज सर्किट का। इसमें I सेम होता है, V चेंज होता है। तो सबसे पहले अगर V चेंज होगा तो आपसे यही पूछना बनता है कि टोटल V कितना है, क्योंकि I तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो जो टोटल I होगा वही तो घूमेगा हर सर्किट में, है ना। मतलब आप खुद समझिए कि अगर टोटल I 5 है, 5 एम्पीयर है, तो 5 एम्पीयर ही घूमेगा पूरे सर्किट में, चेंज तो नहीं होगा, है ना। लेकिन वोल्टेज चेंज हो रहा है। अब सवाल ये बनता है कि वोल्टेज कितना है टोटल, वो बताइए। तो कैसे बताइएगा, तो V टोटल, ठीक है, V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही बताइएगा। 3 एम्प्लायंसेस हमने देखे, अगर और भी है तो इसको करते हुए आप आगे तक भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप V तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपको V ना दिया हो, है ना, तो अब आप यहाँ पे V नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन हम लोग को अब V नहीं निकाल पाइएगा, और V निकाल भी लीजिएगा तो V से अपना कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अपने को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर भी होता है। तो हम लोग V टोटल कीजिएगा, I तो कांस्टेंट है, सिर्फ I R टोटल लिखेंगे, I कांस्टेंट हमेशा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब यहाँ पे आप IR लिख लीजिए एक बार फिर से, इस इक्वल्स टू के बाद IR टोटल के इक्वल्स टू के बाद इस I को कॉमन ले लीजिए, और R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस R से R आप इस I से I आपका कट जाएगा, ठीक है। अपने पास अंत में क्या फॉर्मूला आएगा, R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपने पास फॉर्मूला आएगा। यही होता है सीरीज़ का फॉर्मूला। सारे रेजिस्टेंस को जब आप प्लस करेंगे
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको मैं काम करता हूँ एंड में डाल देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर में लिख भी दिया है। ये नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहे होंगे, आप उस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना। अगर आपको ऐसे ना दिख रहा हो उसमें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। वो तो अगर आप समझ गए तो आप तो खुद से निकाल दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप। 3 टाइप बताया मैंने। पहला टाइप आप ठीक से समझ के, एक बार मैं क्या करूँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए R1 R2 R3 तीनों को हमने जोड़ा है तो फॉर्मूला अपने पास क्या आया, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आ जाते हैं पैरेलल सर्किट में, ठीक है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि सर्किट है मगर इसमें होता क्या है कि रजिस्टर्स 3 है, अब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक्स और वाई के बीच में 3 अलग अलग वायर से जुड़े होते हैं। इसका एक पहचान होता है कि इसमें एक जॉइंट होता है। जॉइंट मतलब 2 तार आके जुड़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से देखिए ये एक तार 2 तार हो गया, ये 2 तार हो गया, ये 2 तार हो गया, ये आके जुड़ते हैं, ठीक है। ये जॉइंट होता है, यही इसका पहचान होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी शक्ल आराम से देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है लेकिन आई चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, वोल्टेज इसमें सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन आई चेंज होता है। तो अपने को इस हिसाब से भी कोई इसका फॉर्मूला चाहिए, जैसा उसमें किया था R1 R2 R3 को हम लोग को पता करने की टोटल कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको भी अपन क्या करते हैं कि एक ब्लैंक शीट में ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे अपन, इसलिए यहाँ पे रोक दे रहा हूँ। हालांकि अपन अगर इसको कर लें तो उसके बाद अपना थर्ड लास्ट टॉपिक आ जाएगा, मतलब ये फोर्थ लास्ट टॉपिक है आपका इस वीडियो का। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं ही होगी। चलिए ये ले लेते हैं अपन, पैरेलल की बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पैरेलल सर्किट, ठीक है। पैरेलल सर्किट में बस क्या है कि V कांस्टेंट है, V को नहीं लेना है। I टोटल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही अपने को लेने का है, यही अपने पास है ना। तो अपने को अब क्या करने का है कि अपन को चाहिए कि आई की जगह हटा दे, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है, आई ही तो चेंज हो रहा है, आई ही वेरी कर रहा है, तो आई को अपन को हटाना पड़ेगा। तो अपन आई को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कि जब हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ जब हम लोग लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर है। अगर हम लोग I को इधर ले जाएं तो V यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब I इज इक्वल टू V बाई आर आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम लोग इस I की जगह V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे, V बाई आर टोटल, क्योंकि V तो कांस्टेंट है ना। V प्लस R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। यही हो गया अपने पास। अब इसमें से V ले लीजिए बाई आर टोटल, इसमें अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें से V कॉमन ले लीजिए और 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये ले लीजिए और इसका डब्बा बंद करिए। v से v उड़ा दीजिए, अपने पास एंड में क्या बचेगा? अपने पास एंड में बचेगा R, एक मिनट सॉरी, अपने पास बचेगा 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया लिखने में, खैर आप लोग समझ गए हैं तो खुद से भी लिख लेंगे, है ना। और मैं आपको सिर्फ समझाने में ध्यान देता हूँ, है ना। बाकी नोट्स तो है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, उसमें से तो आपको कुछ समझ में आए तो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लेते हैं फुल स्क्रीन। मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले पूरा पढ़ा देते हैं, फिर अपन एक साथ क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर उधर ना समझ में आ रहा हो तो आपको यहाँ पे बुक में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला का डेरिवेशन दिया गया है, इसका मतलब आपको डेरिवेशन याद करना है, समझे। डेरिवेशन में इसीलिए हाथ से लिख के बता रहा हूँ, तो जैसे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बताया, सिर्फ फार्मूला बता दिया, चार्ज का फॉर्मूला बताया, डेराइव नहीं किया, सिर्फ फार्मूला बता दिया, तो वैसे भी मैं इसका भी बता सकता था, लेकिन इसका जानबूझ के लिखा गया है क्योंकि ये पूछते हैं। सॉरी, थर्ड टाइप में बताना भूल गया, थर्ड टाइप होता है आपको मिक्स्ड का, ठीक है। थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड का। मिक्स्ड में क्या होता है कि पैरेलल और सीरीज़ को मिक्स करके बनाया जाता है। ये मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, इस सारे चैप्टर को ख़त्म होने दीजिए, फिर अपन एक साथ 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जब भी चलते हैं, आप एक काम करिए, अभी आपके पास कोई इस वीडियो को देखते हुए मोबाइल होगा, है ना, मोबाइल के पीछे आप हाथ लगा दीजिए, लैपटॉप में देख रहे हैं लैपटॉप के पीछे हाथ लगा दीजिए, या फिर आप फ्रिज के पीछे जाके हाथ लगा दीजिए, पीछे मतलब बगल में, जहाँ नहीं फ्रिज छोड़ दो भाई, तुम लोग फंस जाएगा, छू देगा, फिर बोलेगा कि भाई ये बोला था छूने के लिए। फ्रिज रहने देते, फ्रिज रहने देते, ठीक है। फ्रिज में कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। फ्रिज में अगर कोई हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा, है ना, तो फ्रिज रहने देते हैं। आप कोई सेफ अप्लायंसेस आप लोग को बताना पड़ेगा। मोबाइल लैपटॉप में ही खुश रहो भाई तुम लोग, ठीक है। मोबाइल लैपटॉप है, पीछे में हाथ लगाओ, गरम मिलेगा, पबजी खेल के आओ, गरम मिलेगा। गरम क्यों होता है? तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलने के साथ साथ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चलने के साथ साथ हीट प्रोड्यूस करता है ना। और ये हीट नेचुरल है। अगर आपका फ़ोन एक नेचुरल लिमिट में हीट कर रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका हीट ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, हीट एक नेचुरल लिमिट में कर रहा है तो ठीक है। अब हीट का अपने को जो कहानी दिए थे वो दिए थे जूल्स साहब ने। जूल्स साहब का कहना था कि हीट जो है वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको
रेजिस्टेंस के, है ना। तो हीट अगर चल रहा है करंट तो वो आपको निकलेगा ही हीट। अब अपन को उन्होंने हीट का एक साथ 3 फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। पहला फॉर्मूला थोड़ा सा क्लास 9th से शुरू होता है। क्लास 9th में एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी बोल के, है ना। उसमें आपको एक एक टॉपिक आता है। अपने काम करते इसको ड्राइंग में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने वाला नहीं है ना। हाँ, वर्क एंड एनर्जी बोल के एक टॉपिक आता है, ठीक है। उसमें एक चीज़ आता है पावर बोल के। पावर इज इक्वल टू होता है इन वर्क डन बाय टाइम। इसको सिंपली लिखते हैं P इज इक्वल टू W बाई T, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वोल्टेज अभी तक हमने पढ़ा, वोल्टेज का अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज का। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको मार्क करके रखिए। V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, है ना। नहीं, हम 1 वोल्ट होता है 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है। ये पढ़ा है आपने। अब अपन को क्या करना है कि अब अपन क्या कर सकते हैं कि वो वर्क डन बाय चार्ज हो गया। अब हम लोग P की जगह P की जगह अपन क्या करते हैं कि P को रहने देते हैं, है ना। वर्क डन को अगर हम लोग देखें, वर्क डन इज इक्वल टू Q बाई V हो सकता है। कैसे? V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज है, Q यहाँ ले जाइए तो W इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब P इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q बाई I बाई टाइम, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से QT जो है इसको हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है आपका वोल्टेज का। तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। ये होता है हम लोग का जनरल फार्मूला, ठीक है। वोल्टेज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट। ये होता है अपना जनरल फार्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हो गया अपना पहला फार्मूला, ठीक है। पहला फार्मूला हो गया P इज इक्वल्स टू VI। दूसरा फार्मूला होता है, अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो हम लोग V की जगह IR लिख सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। तो V की जगह हम लोग लिख देंगे IR, I वैसे ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर बाई I स्क्वायर इंटू आर। तो दूसरा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला में हम लोग P इज इक्वल टू VI को लेते हैं। उसमें I की जगह हम लोग लिख सकते हैं VR। I की जगह हम लोग लिख सकते हैं VR। P इज इक्वल टू VR और V पहले से बचा हुआ है तो V
तो तीसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास 3 फॉर्मूले। ओके, कहाँ गया? हाँ, 3 फॉर्मूले अपने पास क्या आ गए? तो पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू p इज इक्वल टू वी आई। दूसरा फॉर्मूला p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई बी आर। ये हो गए 3 फॉर्मूले। इसी से अपन क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकते हैं। अब एक होता है हीट एनर्जी में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आपका ये जो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई आर वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इन सब में टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास 3 नए फॉर्मूले आ जाएंगे। हीट इज इक्वल्स टू, देखिए पहला यहाँ पे दिया होगा वी हीट इज इक्वल्स टू वी आई बाई टाइम, वी आई इंटू टाइम, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू टाइम, और एक और दे दीजिए हीट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम। ठीक है, ये आपके पास हीट के रिलेटेड 3 फॉर्मूले आ गए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो कर लेते हैं अपन, है ना। या फिर क्वेश्चन वही एंड में कर लेंगे अपन, क्या टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे। अगला टॉपिक आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हर समय नेगेटिव रोल नहीं बताता है, कुछ समय पॉजिटिव रोल भी बताता है। जैसे इसमें 3 पॉजिटिव रोल के बारे में आपको पढ़ना है। पहला पॉजिटिव रोल है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो बना होता है टंगस्टन का। ये जो अंदर में ये वाला चीज़ है ये होता है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। और ये एक शीशा होता है, ग्लास होता है, इसके अंदर होता है आर्गन नाइट्रोजन जैसे गैस। आर्गन नाइट्रोजन जैसे गैस क्यों होते हैं? ताकि इसको ऑक्सीडाइज होने से रोका जाए। टंगस्टन क्यों? टंगस्टन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, करीबन आप बोल सकते हैं कि 3380 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये हाईली रेजिस्टिव भी होता है। रेजिस्टिव होने के कारण जब ये इलेक्ट्रिसिटी इससे पास की जाती है तो ये ग्लो करता है, तो इससे हम लोग को लाइट आती है। ठीक है, लाइट दिखती है। दूसरा एग्जांपल आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ टिन लेड एस एन पी वी की अलॉय से बना होता है। ये हाईली रेजिस्टिव होता है। ठीक है, फिर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये क्या करता है कि जब भी वो ओवरलोड पड़ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये खुद ही टूट जाता है, बीच से खुद टूट जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं निकल पाता है। तीसरा एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो कि हीटिंग पे काम करते हैं, जैसे ही आयरन, अपना गीज़र, या फिर कोई भी बहुत सारी चीज़ें। वो सब में क्या होता है कि निक्रोम वायर का एक वायर लगा रहता है, गुच्छा लगा रहता है। निक्रोम वायर हाईली रेजिस्टिव होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हीट इमिट करता है। ठीक है, ये उसकी खासियत हो गई।
लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बोलिए या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आता है, उसका आप इलेक्ट्रिक बिल देते हैं। इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट होता है? इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट होता है किलो वॉट आवर्स में। मतलब आपने कितनी वॉट, मतलब कितनी किलो वॉट कितने घंटे में यूज़ की, इसको बोलते हैं किलो वॉट आवर। ठीक है। कैलकुलेट कैसे होता है कि आप वॉट एक छोटी यूनिट है, इसको सबसे पहले किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आवर में सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और सेकेंड अगर में हो तो, अगर आवर्स में ही है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उसे। और फिर अपने को क्या करना है कि इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, और जितना यूनिट आएगा, मतलब भाई का ये देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 यूनिट आया। इसके ऊपर हर एक बिजली कंपनी अपना कुछ कमर्शियल प्राइस रखती है, 2 रुपया 3 रुपया से ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और तो कोई खास बात है नहीं। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर इस क्लास को एंड भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से। जैसे कि सर्किट आपको इस तरीके से बना के दिया जाएगा। ये मान लीजिए 1 ओम का है, ये मान लीजिए 2 ओम्स का है। अब आप बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज़ में, क्योंकि एक ही तार में कनेक्टेड है, तो इन दोनों को कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 3 ओम्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आप ऐसे ले लीजिए, ये आपका 2 ओम का है, ये भी आपका 2 ओम का है। तो आपको अभी दिख रहा होगा कि ये पैरेलल में, तो अब इसका क्या आंसर निकालना है, तो आपको 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 करना होगा। तो एलसीएम आप इसका लेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 1/RT हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 ओम्स। RT को आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपका R टोटल हो जाएगा 1 ओम्स। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। और आप एक काम करिएगा, इंटरनेट में सर्च करिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, आप, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से बनाता हूँ कि मतलब आपका अगर कल एग्ज़ाम है तो आप रिवीजन के थ्रू जा सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर लेंगे। रिवीजन के थ्रू, या फिर आप यू कैन से कि कल यूनिट टेस्ट वगैरह ये सब है, वाइवा वगैरह है, तो छोटे मोटे चीज़ें हैं, तो ये सब के लिए आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मेन एग्ज़ाम्स के लिए आप इस वीडियो को गो थ्रू करें तो ये तो मेरी सलाह नहीं होगी। दूसरी बात, इस वीडियो को मुझे लगा था लंबा जाएगा, लेकिन काफ़ी जल्दी हो गया। तीसरी बात है अपनी कि चैनल अपना बहुत ख़ास ग्रो नहीं कर पा रहा है। उम्मीद है कि ख़ास ग्रो जल्दी ही कर जाएगा। आप लोग को मैं वीडियो के बीच में कभी भी नहीं बोलता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कुछ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग को कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग को तो कुछ नहीं होगा, एक बटन दबा के चले जाइएगा, लेकिन कुछ होता है इधर आपको
यूट्यूब स्टूडियो में अपने तरफ बहुत कुछ दिखता है ना। यूट्यूब मैसेज करता है, अगर एक एक बंदा अगर सब्सक्राइब करेगा तो यूट्यूब मैसेज करता है कि यू गॉट अ न्यू सब्सक्राइबर, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट करें, कमेंट बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा लेक्चर था, ख़राब था तो क्या ख़राब था, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दें, है ना। और तो कोई ख़ास बात है नहीं। वीडियो आपकी ऑलमोस्ट 1 आवर्स की हो चुकी है ना। वीडियो के बाद आप एक बार बुक को गो थ्रू करें और क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। तब आप कहीं ना कहीं आप अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। हाँ, तब तक के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग सोच रहे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का निकालते हैं, या फिर ज्योग्राफी का मिनरल्स वाला जो चैप्टर है ना वो उसका निकाल दे, लेकिन देखते हैं किसका आता है। तो आपको तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।